नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैराथायरॉयड हार्मोन। लेकिन इससे पहले मैं आपको ना कैल्शियम की आपको ना हेमोस्टेसिस का पता होना चाहिए। ये आपको पता होगा तो आपको पैराथायरॉयड हार्मोन समझने में मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, कैल्शियम हेमोस्टेसिस में आपने क्या देखना है कि कैल्शियम हेमोस्टेसिस में आपने याद रखना है कि आपकी 3 फॉर्म्स होती हैं। एक फ्री फॉर्म होती है 40% एक्टिव, जो आपकी एक्टिव होती है। बाकी जो 40% और 15 होती हैं ये आपके एल्बुमिन और एनॉइंस में यानी कि फॉस्फेट सिट्रेट के साथ बाइंड होती हैं। ठीक है। अब उसमें वो कहता है कि बॉडी के पास जो एक्चुअली जो फ्री कैल्शियम है ना उसी को सेंस कर रही होती है। ठीक है ना। और यही जो फ्री फॉर्म होती है यही आपके मसल्स में, नर्व्स में और आपकी दूसरी साइड्स के अंदर जो होता है वो रेगुलेट करने में जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो रही होती है। यानी और पैराथायरॉयड हार्मोन को भी रेगुलेट करने में अंदर ये इन्वॉल्व हो रही होती है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये रखना है कि जो सी एल्बुमिन के साथ आपकी जो कैल्शियम बाइंड होती है ना वो आपकी इनएक्टिव होती है। ठीक है। यानी कि आपकी जो एल्बुमिन के साथ आपकी जो कैल्शियम बाइंड होती है वो क्या होती है, इनएक्टिव होती है। और यहाँ पे जो पीएच है ना उसका बड़ा क्रिटिकल रोल होता है, क्योंकि एल्बुमिन के पास जो बाइंडिंग साइट होती है ना वहाँ कैल्शियम भी बाइंड हो सकता है और H+ भी बाइंड हो सकता है। तो ये दोनों कंपिटिटर होते हैं कि कौन ज़्यादा एल्बुमिन के साथ अटैच होता है। अब ये यहाँ लिखा हुआ है, अगर वो कहता है पीएच बढ़ जाए यानी कि आपका अल्कलोसिस हो जाए, क्या हो जाए, अल्कलोसिस, यानी कि आपका पीएच बढ़ जाए, मतलब यह है कि अगर आपका हाइड्रोजन में आयंस यानी कि H+ कम हो जाए तब एल्बुमिन के पास ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होती है कि वो कैल्शियम को बाइंड कर ले। तो जब आपके कैल्शियम ज़्यादा बाइंड हो जाएंगे तो आपका फ्री कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिक्रीज आयनाइज्ड कैल्शियम यानी कि आपका फ्री कैल्शियम क्या हो गया, कम हो जाता है। उसके अंदर आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी को मसल्स नर्व की स्टिमुलेशन के लिए कैल्शियम चाहिए भाई। तो अगर जब हमारा फ्री कैल्शियम जाके हाइड्रोजन आयन की कमी की वजह से एल्बुमिन पे बाइंड हो जाएगा तो उसकी वजह से आपको क्लिनिकल जो से सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको हाइपोकैलेसीमिया के अंदर जो से वो पेशेंट चला जाता है और उसमें पेशेंट को क्या हो रहे होते हैं, मसल क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, पैरास्थीसिया यानी टिंगलिंग सेंसेशंस हो रही होती हैं और कार्पोपेडल स्पाज्म हो रहा होता है, विच इज़ द क्लासिक साइन। क्योंकि जो फ्री कैल्शियम है वो अगर कम हो जाए तो बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है पैराथायरॉयड हार्मोन को, और तो पैराथायरॉयड में जो है वो रिलीज होता है ताकि कैल्शियम जो है वो वापसी नॉर्मल हो। इसके अलावा अगर एसिडोसिस की कंडीशन हो यानी कि आपके H+ आयंस आपके पास बहुत ज़्यादा और कैल्शियम कम हो तो उस कंडीशन में आपका कैल्शियम बढ़ जाता है और वो अल्टीमेटली जो है आपको पैराथायरॉयड हार्मोन को कहता है कि भाई मैं ज़्यादा हूँ, तो आपको जो है वो ज़्यादा आने की बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके अंदर इतनी सी आपने बात याद रखनी कि अगर टोटल कैल्शियम जो है वो मिसलीडिंग हो सकता है तो आपने आयोनाइज्ड कैल्शियम को जो है वो पहले सोचना है। और एल्बुमिन के लेवल जो है वो चेंज होने से आपके जो टोटल कैल्शियम है वो भी चेंज होते हैं, लेकिन जो फ्री कैल्शियम है वो आपका यूजुअली क्या रहता है, स्टेबल रहता है। और पीएच जो होता है वो आपको डिपेंड कर रहा होता है कि आपके फ्री कैल्शियम पे है या फिर आपका हाइड्रोजन पे है। ठीक है। अब इसके अंदर आपकी मैंने जो आपको क्लियरली बताया कि एसिडोसिस की और जो है वो कंडीशन होती है, तो आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास पेशेंट आया और वो ब्रेथ कर रहा है और बहुत फास्ट कर रहा है, ब्रेथ करें और बहुत फास्ट। अब फास्ट ब्रेथिंग में होता क्या है, जब आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाती है, कम बाहर निकाल है ना, उसकी वजह से जो आपकी पीएच होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा। अब जब पीएच ज़्यादा होती है तो एल्बुमिन जो सा होता है वो आपके कैल्शियम के साथ आपकी जो एल्बुमिन है वो क्या कर रहा होता है, एल्बुमिन ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो आपका फ्री कैल्शियम है वो आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है और उसकी वजह से आपको टिंगलिंग, स्पाज्म और टेटनी की कंडीशन होती है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन या फिर रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। इसी तरीके से एसिडोसिस के अंदर ये होता है कि आपका जो H+ होता है वो आपका ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से जो आपका एल्बुमिन होता है वो आपके साथ कैल्शियम जो होता है वो रिलीज़ कर देता है, और जब कैल्शियम जो होता है वो आपका रिलीज़ होता है तो उसकी वजह से आपको जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसकी जो क्या कहते हैं रिलीज़ होने की वो है वो कम हो जाती है। ऐसे ही अगर आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है कि उसको हाइपर वेंटिलेटिंग है, साथ उसको टिंगलिंग हो रही है, आपको टिंगलिंग हो रही है, उसका जो टोटल नॉर्मल है, टोटल कैल्शियम उसका नॉर्मल है, उसके अलावा उसको मसल स्पाज्म हो रहे हैं, ठीक है ना, और टेटनी हो रही है, तो उसमें क्या हो सकते हैं काजेज, उसकी काजेज क्या हो सकती हैं, आपकी जो कैल्शियम है आयोनाइज्ड कैल्शियम है यानी कि आपका फ्री कैल्शियम है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है ड्यू टू अल्कोलोसिस, कि आपका H+ कम हो गया था, कैल्शियम जो एल्बुमिन के साथ जाके बाइंड कर गया। ठीक है। इसके अलावा एल्बुमिन अगर कम होगा तो वो आपका इफेक्ट ऑटोमेटिकली कैल्शियम के ऊपर होगा, तो आपका जो टोटल कैल्शियम है वो कम हो जाएगा, हो जाता है, लेकिन आपका जो फ्री कैल्शियम है वो आपका जो है वो नॉर्मल ही रहता है। ठीक है। अच्छा जी, आप पढ़ते हैं आपका पैराथायरॉयड हार्मोन क्या होता है। देखिए, पैराथायरॉयड हार्मोन वो कहता है चीफ सेल्स ऑफ आपको मैंने बताया कि जो आपकी पैराथायरॉयड हार्मोन है बॉडी के अंदर ना कैल्शियम सबसे ज़्यादा अगर टाइटली रेगुलेटेड जो होता है ना वो आयन होता है। कैल्शियम क्या होता है आपका, टाइटली रेगुलेटेड आयन, सबसे टाइटली रेगुलेटेड आपका आयन कौन सा होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, जो आपकी मसल्स, नर्व्स, कोएगुलेशन, इन सारों के अंदर एसेंशियल होता है।
तो जब भी कैल्शियम जो है वो बॉडी के अंदर कम होता है तो वो पैराथायरॉयड हार्मोन के जो है वो जो ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम चीफ सेल्स कहते हैं उनको रिस्पॉन्ड करता है भी कैल्शियम कम हो गया तो इस रिस्पॉन्स के थ्रू जो है वो कैल्शियम जो होता है वो बढ़ाता है। ठीक है, अब सबसे पहले जो इफेक्ट जो से होता है वो पैराथायरॉयड हार्मोन का इफेक्ट होता है आपका। अब इसके अंदर आपने 3 इफेक्ट पढ़ने हैं। एक आपका बोन के ऊपर, मैं बताता भी जाऊँगा कौन सा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक आपका किडनी के ऊपर, ठीक है ना, यानी कि आपका जो कैल्शियम का है ना वो 3 जगहों पे इफेक्ट हो रहा होता है, और एक आपका इंटेस्टाइन के ऊपर। पहले आपका पढ़ते हैं कि बोन के ऊपर क्या इफेक्ट जा रहा होता है। जब भी आपका पैराथायरॉयड हार्मोन डायरेक्ट, आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो डायरेक्टली ऑस्टियोक्लास्ट पे एक्ट नहीं करता। पैराथायरॉयड हार्मोन आपका ऑस्टियोक्लास्ट पे डायरेक्टली जो सा होता है वो एक्ट नहीं करता। ये एक गेम लड़ाता है। क्या ये क्या करता है, ये ऑस्टियोब्लास्ट्स को कहता है कि आप रैंक एल को रिलीज़ कर दें। ये जब रैंक एल को रिलीज़ करते हैं तो रैंक एल जो सा होता है वो ऑटोमेटिकली ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कर देता है। रैंक एल क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट। यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन डायरेक्टली नहीं ऑस्टियोक्लास्ट से कहता कि आप जो सा एक्टिवेट हो जाओ और ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दो। ना 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 ना, पैराथायरॉयड हार्मोन वैसे ही आपके ऑस्टियोब्लास्ट को कहता है, जो सेल्स होते हैं, कि आप ना रैंक एल को रिलीज़ कर दें। जो रैंक एल रिलीज होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बोन की ब्रेक डाउन है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है ज़्यादा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट का जो सा लेवल होता है वो क्या हो जाता है, जो कैल्शियम और फॉस्फेट है वो ब्लड के अंदर क्या हो जाता है ज़्यादा, और उसका जो लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है। यानी पैराथायरॉयड हार्मोन बोन को जो तोड़ता है तो वो कैल्शियम ही निकलता है ना। ठीक है, लेकिन अगर पैराथायरॉयड हार्मोन इंटरमिटेंट दिया जाए, बार बार दिया जाए, तो उसकी वजह से भी जो वो स्टिमुलेट हो सकता है। अब ये तो हो गया आपका बोन के ऊपर। उसके बाद आ जाता है आपका किडनी के ऊपर कि किडनी के ऊपर आपका क्या जा रहा है इफेक्ट। किडनी पे आपने ये याद रखना है कि आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो आपके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर जो होता है वो एक्ट कर रहा होता है। यानी कि आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड डक्ट में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड डक्ट के अंदर जो है वो कैल्शियम की जो है वो क्या करवा रहा होता है, एब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन डिस्टल कन्वोल्यूटेड डक्ट में कैल्शियम को बढ़ाता जाता है, यानी कि कैल्शियम को वेस्ट होने से बचा देता है। लेकिन जब जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है उसके अंदर जो सा होता है वो आपका फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर रहा होता है, रोक रहा होता है। यानी कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो आपके डिस्टल कन्वोल्यूटेड से कैल्शियम को बढ़ा रहा होता है, और आपका प्रॉक्सिमल से आपका जो फॉस्फेट होता है उसको क्या कर रहा होता है, रीअब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा होता है। इसी वजह से जो आपका फॉस्फेट होता है वो आपका यूरिन के उसमें जो सा वो निकल जाता है। इसलिए जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है उसे हम फॉस्फेट फ्रेशिंग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके फॉस्फेट को कौन सा होता है, बाहर निकाल देता है। साथ ही जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो किडनी में जो अल्फा-1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है उसको एक्टिवेट कर देता है, जो विटामिन डी को जो सा वो एक्टिवेट कर देते हैं, विटामिन डी को। और विटामिन डी के एक्टिव होने से जो कैल्सिट्रोल है, विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म जो कैल्सिट्रोल है उसके अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना। अब एक हो गया बोन के ऊपर इफेक्ट, एक हो गया किडनी। अब आ जाते हैं इंटेस्टाइन के ऊपर। इंटेस्टाइन में क्या होता है इसका, इंटेस्टाइन के अंदर जो आपका इनडायरेक्टली ये क्या कर रहा होता है, जो कैल्सिट्रोल है यानी कि विटामिन डी है उसको जीआईटी ट्रैक्ट में जाके कैल्शियम और फॉस्फेट को जो सा वो की जो रीअब्जॉर्ब है, कैल्शियम प्लस फॉस्फेट जो सी है उसकी जो सी रीअब्जॉर्ब है उसको क्या कर देता है, ज़्यादा कर देता है। यानी कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो इनडायरेक्टली, पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो इनडायरेक्टली विटामिन डी के थ्रू जो होता है वो आप उनकी रीअब्जॉर्ब जो सा करवा रहा होता है। ठीक है ना। अब इन सारों का जो नेट इफेक्ट क्या हो रहा होता है कि आपका जो सीरम कैल्शियम है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आपका जो सीरम फॉस्फेट है वो आपका कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो तो उसे रिलीज़ करवा रहा है। जो यूरिन का फॉस्फेट है साथ ही बात है वो अब रिलीज़ हो रहा है तो वो ज़्यादा हो जाता है यूरिन के अंदर, और यूरिन का जो साइक्लिक जो पाथवे है वो उसका जो होता है वो बढ़ जाता है। अब एक और चीज़ होती है विच इज़ पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड, जो पैराथायरॉयड हार्मोन की तरह ही बिहेव करती है, लेकिन कुछ कैंसर्स में। कुछ कैंसर्स होते हैं जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा लंग्स का, या रीनल सेल कार्सिनोमा, इसमें भी जो सो वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो उसकी वजह से हाइपरकाल्सीमिया काज करती है, जिसको हम पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम भी कहते हैं। अब रेगुलेशन के अंदर आप देखें कि आपका जो अब यहाँ पे आप फंक्शन देखें तो वो कहता है इंक्रीज फ्री कैल्शियम इन द ब्लड विच इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन क्या है कि आपके कैल्शियम को जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा करना। इंक्रीज कैल्शियम फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी सिस्टम, मैंने अभी आपको बताया था कि जीआईटी के ऊपर ही होता है। बोन में कैल्शियम को ज़्यादा, फॉस्फोरस को भी ज़्यादा फ्रॉम बोन रीअब्जॉर्प्शन। कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फॉस्फेट को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से यूरिन में भेज देना। इसके अलावा इंक्रीज कैल्सिट्रोल प्रोडक्शन बाय एक्टिवेटिंग 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज।
इसके अलावा रैंक का मैंने आपको बता दिया और आपको फॉस्फेट रेशियो का भी मैंने बता दिया, मैलिग्नेंसीज का भी मैंने बता दिया। रेगुलेशन में वो मैंने आपको भी बताया कि रेगुलेशन में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट सीरम कैल्शियम का, कि कैल्शियम कम है तो आपका पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा, कैल्शियम ज़्यादा है तो पैराथायराइड हार्मोन कम होगा, यानी कि कैल्शियम कम है तो पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा। फॉस्फेट जो सा अगर ज़्यादा तो पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रेशन ज़्यादा होगी, ताकि ये फॉस्फेट पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा तो कैल्शियम ज़्यादा फॉस्फेट को वो एक्सक्रीट करवाने में हेल्प आउट करेगा। सीरम मैग्नीशियम अगर कम है उससे पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रेशन जो सा होता है वो ज़्यादा हो जाती है। याद रखें आपकी पैराथायराइड हार्मोन की एक्टिवेशन में मैग्नीशियम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मैग्नीशियम नहीं है तो पैराथायराइड हार्मोन की एक्टिवेशन बहुत कम होती है। लेकिन अगर वो कहते हैं बहुत ज़्यादा कैल्शियम सीरम मैग्नीशियम कम है तो उसकी वजह से आपके पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, विच इज़ कॉल्ड एज पैराडॉक्सिकल सप्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि व्हाट इज पैराडॉक्सिकल सप्रेशन, कि मैग्नीशियम के अगर माइल्ड मैग्नीशियम कम है तो पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सीवियर मैग्नीशियम अगर कम है ना तो पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रेशन कम हो जाती है, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन के एक्टिवेशन में मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। कॉमन कॉज ऑफ डिक्रीज मैग्नीशियम इंक्लूड मतलब डायरिया हो सकता है, मैनिकुलर डायरेटिक्स वगैरह भी आपके बाहर निकल रहे हैं आपके मैग्नीशियम तो उसमें हो सकता है। क्लियर। इसके अलावा इसमें प्राइमरी आ जाती है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है फॉस्फेट कम हो जाता है। सेकेंडरी के अंदर वही है कि आपका क्रोनिक किडनी डिजीज़ वगैरह हो सकता है, यानी कि कोई दूसरी बीमारी हो सकती है, फिर मैलिग्नेंसीज वगैरह भी आ सकते हैं। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आपके कैल्शियम को जो सा होता है वो आपको इंक्रीज़ कर रहा होता है और फॉस्फेट को डिक्रीज़ कर रहा होता है, विच इज़ योर पैराथायराइड हार्मोन। ये छोटे छोटे एमसीक्यूज मैंने क्लूज लिखे हुए हैं ताकि आपको जो है ना वो बाद में भूले ना। पेशेंट आपके पास आया है कि उसका जो कैल्शियम है वो बढ़ा हुआ है, कैल्शियम यानी कि हाइपर कैल्शियम है, उसका जो फॉस्फेट है वो कम है और जो उसका पीटीएच है पैराथायराइड हार्मोन है वो ज़्यादा है। अब आपने बताना है क्या है, सोच के बताएं। प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म क्यों? सारी बात है कैल्शियम ज़्यादा हुआ है तो फॉस्फेट कम है, तो सारी पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा ही होगा ना, जो कैल्शियम को बढ़ाता जा रहा है और फॉस्फेट को रिलीज़ करता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, वाई फॉस्फेट जो होता है वो लो इन पैराथायराइड हार्मोन एक्सेस। फॉस्फेट अगर पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा है तो फॉस्फेट कम क्यों होगा? बिकॉज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे आपका पैराथायराइड हार्मोन एक्ट करता है और इसकी वजह से आपका जो फॉस्फेट है वो क्या हो जाता है, यूरिन में चला जाता है। इसके अलावा अगर एक इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पूछ ले विच इज द लैब मार्कर इंक्रीज विद पीटीएच एक्टिविटी, तो आपने बताना है यूरिन साइक्लिक पाथवे। जब ये ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि आपका जो पैराथायराइड हार्मोन की एक्टिविटी है वो क्या होगी है, ज़्यादा होगी है। फिर आ जाता है आपका एक छोटा सा टॉपिक वो होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन ये होता है कि आपके पैराफोलिकुलर एक फोलिकुलर सेल्स होते हैं जहाँ से आपके T3 T4 होते हैं और ये पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं, ये आपके होते हैं थायराइड के। पैराफोलिकुलर सेल्स क्या होता है, ये एंटी होते हैं आपके पैराथायराइड हार्मोन के। अब इसको सिर्फ सुन लें कि ये पैराथायराइड हार्मोन जैसे कैल्शियम को ज़्यादा करता है तो वो बोन से ब्लड में लेके आता है, ये ब्लड से वापसी बोन में ले जाता है, बस ये होता है। यानी कि डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन और सीरम कैल्शियम को जब अगर ज़्यादा हो तो वो कैल्सिटोनिन की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो ब्लड से उठा के कहाँ डाल देता है, उसमें डाल देता है। और जब ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ता है ना तो ये सी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और कैल्सिटोनिन को जो सा वो रिलीज़ करते हैं, वो डायरेक्टली ऑस्टियोक्लास्ट करते हैं, यानी कि बोन ब्रेकिंग सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, उनको जो सा इनहिबिट कर देता है जो सेल्स होते हैं, ताकि कैल्शियम जो सा वो मजीद जो सा वो ना हो। उसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है और कैल्शियम जो सा वो ब्लड में जो सा वो रिलीज़ नहीं होता और ये फिर कैल्शियम को उठा के वापस जो सा वो ब्लड के अंदर जो सा वो डाल देता है। ठीक है, बस इसका एक इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, अगर सीरम कैल्शियम ज़्यादा है तो आपका कैल्सिटोनिन भी ज़्यादा होगा। अगर सीरम कैल्शियम जो सा होता है वो कम है तो आपका कैल्सिटोनिन भी रिलीज़ होना नहीं चाहिए, वो रिलीज़ नहीं होगा। ठीक है। और इट इज़ द मार्कर ऑफ मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा की जब भी बात अगर की जाए M1 M2 की तो आपने याद रखना है कि उसका ट्यूमर मार्कर क्या है आपका मेडुलरी कैल्सिटोनिन। ठीक है, क्योंकि जो ये सी सेल्स होते हैं उन्हीं से जो सा वो ओरिजिनेट हो रहा था आपका मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। क्लियर। फिर आ जाता है आपका लास्ट में ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या होता है कि जब भी आपकी बॉडी जो है वो फास्टिंग स्टेट के अंदर होती है, आपने काफ़ी देर से कुछ खाया नहीं होता, तो जो ग्लूकागॉन होता है वो जो सा ग्लूकोज होता है स्टोर्ड फॉर्म में वो कहाँ पे ले आता है आपका ब्लड के अंदर ले आता है। एज़ कम्पेयर टू इंसुलिन वो आपका क्या होता है ब्लड से आपका जो सा वो सेल्स के अंदर जो सा वो अपटेक कर रहा होता है। ठीक है, तो वो पैंक्रियास के जो अल्फा सेल्स होते हैं उनके जरिए जो सा होता है वो आपके ग्लूकागॉन रिलीज़ करवाता है। वो हार्मोन जो है वो सिंपली ब्लड ग्लूकोज को वापसी नॉर्मल जो है वो हाई की तरफ ले जाता है ताकि ब्रेन और वाइटल जो है ऑर्गन जो है वो नॉर्मली करें। अब जो ग्लूकागॉन को जो प्राइमरी टारगेट ये होता है लीवर होता है, तो यहाँ से जो है वो मल्टीपल मेटाबॉलिक पाथवे के जरिए एक्टिवेट होता है और सबसे पहले वो कहता है ग्लूकोजिनोलाइसिस, यानी कि लीवर में जो स्टोर्ड ग्लूकोजन है उसको बाहर निकालता है, तोड़ता है
ग्लूकोज बनाता है। और अगर ये स्टोरेज जो है वो कम हो जाए तो उसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो नई ग्लूकोज की जो सिंथेसिस है अमाइनो एसिड्स या दूसरे सबस्ट्रेट जो होते हैं उनके जरिए जो है करवा लेता है। लिपोलाइसिस में वो फैट्स वगैरह की जो है वो ब्रेक डाउन करवा लेता है। कीटोजेनेसिस के अंदर जो है वो आपके स्टार्ट कर देता है ताकि जो अल्टरनेटिव हमें फ्यूल है वो जो है वो मिल सके, ठीक है ना। और फास्टिंग लेवल के अंदर जो है उसको मेंटेन करके रखते हैं। रेगुलेशन में ये है कि सीक्रेटिन रिस्पॉन्ड टू हाइपोग्लाइसीमिया, जब भी हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी तो आपका ग्लूकागॉन रिलीज होगा एंड इट इज़ इनहिबिटेड बाय इंसुलिन, अमाइलिन, सोमेटोस्टैटिन एंड हाइपरग्लाइसीमिया। जितनी भी कंडीशंस होती हैं ये सारी जो है इनको इनहिबिट करती है, यानी इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे का क्या है, फंक्शनल अपोजिट है। सो दिस इज़ ऑफ इट फॉर टुडेज टॉपिक। मैक्सिमम अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 to 9 पेजेस हमने पढ़े हैं और अप्रॉक्सीमेटली 30 पेजेस हैं। आई होप कि हम 4 दिन में इंशाल्लाह इसको कवर आउट कर लें। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक और सब्सक्राइब काइंडली कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।